हेलो गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 1857 की जो क्रांति रही, आखिर उसका क्या स्वरूप रहा। आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि हम लोग 1857 की क्रांति की बात करें, इसके स्वरूप की यदि हम लोग बात करें, तो विभिन्न विद्वानों और विभिन्न इतिहासकारों में इसको लेकर, इसके स्वरूप को लेकर विभिन्न प्रकार के मत देखने को मिलते हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के मत जो हैं वो एक समान नहीं पाए जाते। यदि हम लोग बात करें तो कुछ जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, इसको सैनिक स्वरूप का नाम देते हैं, तो कुछ इतिहासकार विद्वान इसको पुनर्स्थापनावादी स्वरूप का नाम देते हैं। और वहीं वीडी सावरकर जैसे व्यक्तित्व, चिंतक, विचारक एक इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक स्वरूप का नाम इसको देते हैं। तो आइए चलिए हम लोग प्रमुखतः जो तीन प्रकार के जो इसके स्वरूप रहे 1857 की क्रांति का हम लोग आज इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए चलिए सर्वप्रथम हम लोग इसके सैनिक स्वरूप को देखने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि हम लोग बात करें कि सैनिक स्वरूप की, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें एक सैनिक विद्रोह ने भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति के कारणों में एक सैनिक विद्रोह भी रहा था। तो वहीं बात करें तो 1857 की क्रांति को जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं उनके दृष्टिकोण की यदि हम लोग बात करें, ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं उनके दृष्टिकोण की यदि हम लोग बात करें, तो वो इस विद्रोह को, इस क्रांति को केवल एक सैनिक स्वरूप का नाम देते हैं। इसको बताते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ केवल उसमें मात्र और मात्र केवल एक सैनिक ही जिम्मेदार थे जिनके कारण यह विद्रोह हुआ, और बाकी जो अन्य इनके द्वारा नीतियां अपनाई गई, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर अपनाई गई हो, उसको यह सही बताते हैं। और बताते हैं कि जितनी भी नीतियां हमारे द्वारा अपनाई गई, चाहे वो आर्थिक ही क्यों ना हो, वो भारतीयों के हित में हुआ करती थी, उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां या गलतियां नहीं हुआ करती थी। तो प्रमुखतः देखा जाए तो यह जो क्रांति हुई उसमें प्रमुखतः ये जो सैनिक थे उनके अंदर जो एक असंतोष था, कुछ सैनिकों में, भारतीय सैनिकों में वेतन भत्ते और प्रमोशन को लेकर एक असंतोष था। तो उसके ही एक असंतोष की भावना के कारण 1857 की क्रांति घटित हुई, और इसमें केवल और केवल मात्र एक सैनिक जो थे वो जिम्मेदार थे 1857 की क्रांति के लिए। तो वही यदि हम लोग दूसरे अगर दृष्टिकोण की बात करें, भारतीय इतिहासकारों की दृष्टिकोण की बात करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति रही वो लगभग पूरे भारत में हो रही थी, और विभिन्न क्षेत्रों पर और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय पर 1857 की क्रांति विभिन्न लोगों द्वारा यह घटित हो रही थी, और इसमें विभिन्न वर्ग सम्मिलित थे, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो औद्योगिक मजदूर हो, हस्तशिल्प करने वाले हो, विभिन्न क्षेत्रों से आए राजा महाराजा हो, विभिन्न राज्यों के, देशी रियासतों के। तो इसमें केवल ये कहना कि केवल मात्र एक जो हमारा एक सैनिक वर्ग था केवल वो सम्मिलित था, तो यह ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा जो कहा गया यह बिल्कुल भी तर्कपूर्ण और तर्क संगत नहीं था। क्योंकि हम लोग इसमें देखते हैं कि भारत के लगभग संपूर्ण क्षेत्र से, विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न वर्ग इसके अंदर सम्मिलित थे। वहीं यदि हम लोग बात करें तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सैनिक जो थे वो परिवार की यदि हम लोग उनके बात करें तो वो एक कृषक परिवार से संबंधित थे, कृषक परिवार से आया करते थे। तो कहीं ना कहीं यह कहना कि वो केवल मात्र एक सैनिक विद्रोह था, तो यह भी तर्कपूर्ण और तर्क संगत नहीं था, क्योंकि वो एक कृषक परिवार से संबंधित थे, और कृषकों के ऊपर भी खास तौर से और साथ ही साथ विभिन्न वर्गों पर जिस प्रकार से शोषण और अत्याचार विभिन्न नीतियों और व्यवस्थाओं के द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों द्वारा किया गया, उसी का परिणाम था कि सैनिकों के रूप में पूरे के पूरी जो जनमानस था वह अभिव्यक्ति, वह जन असंतोष की भावना सैनिकों के रूप में भी अभिव्यक्ति उसकी हुई, और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यदि अब हम लोग बात करें अगले कारण की, जो कि अति महत्वपूर्ण कारण है, वह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के स्वरूप। अर्थात दूसरा जो कारण है वह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप।
तो कुछ जो इतिहासकार है और खास तौर से बीडी सावरकर ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संघर्ष और भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर द्वारा इसको बताया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं और हम सभी जानते हैं कि भारत में जो यह युद्ध हुआ, बेसिकली ये जो विद्रोह हुआ, ये जो क्रांति हुई 1857 की, वह विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर लड़ा जा रहा था, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा, विभिन्न प्रकार के वर्ग हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा और साथ ही साथ कृषक वर्ग, सामंत, हस्तशिल्प जो करने वाले व्यक्ति थे, कामगार थे और साथ ही साथ औद्योगिक मजदूर। तो इसमें कई प्रकार के जनमानस इसके अंदर शामिल थे, जिनके माध्यम से यह विद्रोह 1857 की जो क्रांति हो रही थी वो घटित हो रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि यह जो 1857 की क्रांति हुई, इससे पहले कोई और अन्य विद्रोह या क्रांति नहीं हुई थी। इससे पहले छोटे मोटे विद्रोह, छिटपुट विद्रोह देखने को मिलते हैं, जैसे कि जनजातीय, किसान इत्यादि हम लोग को आंदोलन देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यह जो विद्रोह हुआ 1857 की जो क्रांति हुई, इसके अंतर्गत हम लोग को देखने को मिलता है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो ये देशी रियासतें थे, राज्य थे, विभिन्न क्षेत्रों से जो ये 1857 की क्रांति हो रही थी, तो इन लोगों में एक प्रकार की एकजुटता या आजादी की जो मांग देखने को नहीं मिलती है, बल्कि ये अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए, अपने अपने हितों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति यह विद्रोह की भावना से एकजुट ना होकर विभिन्न क्षेत्रों में यह ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। और इसके विपरीत यदि हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं कि ठीक है, यह एक स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। अगर एक समय के लिए मान लिया जाए कि यह प्रथम एक विद्रोह या क्रांति नहीं थी, तो ऐसा कहना भी लाजमी नहीं होगा, क्योंकि यदि हम लोग देखें तो 1857 की क्रांति इतनी मजबूत और इतनी जड़ें हिला देने वाली और ब्रिटिश को धक्का देने वाली एक विद्रोह, एक क्रांति थी, जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं इसके प्रभाव के रूप में हम लोग पाते हैं कि जो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा, यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जिसको बीडी सावरकर द्वारा कहा जाता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब इसके प्रभाव का हम लोग मूल्यांकन करते हैं और 1857 की क्रांति जब खत्म होती है, तो हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक स्तर पर काफी सारा चेंज किया जाता है। अब ना ही उनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है, रीति रिवाजों में भारतीयों के हस्तक्षेप किया जाता है, और साथ ही साथ जो भारतीय सैनिक थे और जो ब्रिटिश सैनिक थे उनकी संख्या में भी संतुलन बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार से हम लोग को चेंज देखने को मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश के समक्ष एक सशस्त्र यह एक विद्रोह था, जिसने कि ब्रिटिश को चुनौती दे डाली थी, ब्रिटिश की जड़ें हिला डाली थी। तो इस प्रकार से यह स्वतंत्रता जो यह संघर्ष था, यह जो 1857 की जो क्रांति थी, यह एक प्रकार का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम 1857 की जो क्रांति रही थी, वह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहा था। और वहीं यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से इसको लड़ा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं विभिन्न क्षेत्रों से जब इसको लड़ा जा रहा था, तो विभिन्न वर्ग के हम लोगों ने देखा है कि विभिन्न प्रकार के इसके अंदर उनके उद्देश्य हित शामिल थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये भले ही विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों से लड़ रहे थे, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो मूलतः जो एक प्रमुख बात थी कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उनकी जो व्यवस्था थी, उनकी जो नीति थी, विभिन्न लोगों के लिए, विभिन्न भारतीय जनमानस के लिए, विभिन्न वर्ग के लिए, उसके प्रति उसके ब्रिटिश सरकार के शोषण और व्यवस्था के प्रति जो कि भारतीय जनमानस का शोषण कर रही थी, उन पर अत्याचार कर रही थी, उनको निर्धनीकरण की ओर ढकेल रही थी, गरीबी और भूखमरी की ओर ढकेल रही थी। तो उस मकसद से ये सारे के सारे भारतीय जनमानस एकत्रित हुए और इसी का परिणाम हम लोग को देखने को मिलता है कि आगे जाकर राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता का विकास और साथ ही साथ यह जो विद्रोह हुआ, यह जो क्रांति हुई, वो बाद में जाके एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है आगे आने वाले आंदोलनों और विद्रोहों में। 1857 की क्रांति को एक मिसाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं हम लोग अब अगले कारण की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पुनर्स्थापनावादी
स्वरूप। और यदि हम लोग पुनर्स्थापनावादी स्वरूप की यदि हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि मुगल जो सत्ता थी, पहले ब्रिटिशों से जो पहले सत्ता थी, जो एक मुस्लिम सत्ता मानी जाती है, उसकी ओर बढ़ने का एक स्वरूप था। अर्थात जो भारतीय थे वो पहले की संस्कृति चाहते थे, जैसे कि पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जो ब्रिटिश से पहले उनकी संस्कृति हुआ करती थी वह अब भारतीय चाहते थे, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति में किस प्रकार से बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी बूढ़े हो चुके होते हैं, तो उनके पास विभिन्न राजा महाराजा और सैनिक पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप हमारे महानायक और नेतृत्वकर्ता बन जाइए इस विद्रोह के, इस क्रांति के। तो इसके स्वरूप हम लोग यह पाते हैं कि यह बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे और इन्हीं को इन्होंने महानायक, अपना नेतृत्व करता इस विद्रोह, इस क्रांति का बना दिया था। तो इस तरह से यह कहा जाता है कि यह जो स्वरूप रहा, यह पुनर्स्थापनावादी स्वरूप रहा, यह उसी मुगल समय में जाना चाहते थे जहां मुस्लिमों द्वारा भारत पर शासन किया जाता था और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां उस वक्त विद्यमान थी, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से ब्रिटिश इस समय विभिन्न स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्तर पर जिस प्रकार के कानून और व्यवस्थाएं अपनाई जा रही थी, ब्रिटिश से पूर्व ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिसमें कि भारतीय ब्रिटिश से पूर्व जो थे वो काफी स्वतंत्र थे, उनके साथ अच्छा खासा व्यवहार और समान रूप से व्यवहार किया जाता था और काफी अच्छी स्थिति हुआ करती थी। विभिन्न लोग अपने व्यवसाय में लगे होते थे और आर्थिक स्तर पर वह अपने कार्यों को करने के लिए काफी स्वतंत्र हुआ करते थे और ऐसा ही संस्कृति, ऐसी ही व्यवस्था चाहते थे, इसीलिए इसको पुनर्स्थापनावादी स्वरूप का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग ने इस वीडियो में समझने का प्रयत्न किया कि 1857 की जो क्रांति रही उसका किस प्रकार से जो स्वरूप रहा, वो विभिन्न प्रकार का स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो, 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप रहा। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।